जब परिवार में हत्या की राजनीति घुस जाती है तो परिवार नहीं रह जाता, उसको अलग होना पड़ता है। जिस तरीके से उनको मारा गया, 67 बुलेट्स। आप सेना का कोई जवान बॉर्डर पे मरता है तो उसके शरीर में इतनी गोलियां नहीं मिलती जितनी मेरे पति के सीने में थी। सबसे बड़ा माइनिंग एक्सीडेंट जो है वो झरिया में ही हुआ 1975 में, जिस पर एक पिक्चर भी बनी हमारे यहाँ बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी की। दहशत का माहौल बना दिया और वो सुनते नहीं थे बिल्कुल किसी की। तो वो विगत 5 वर्षों में हमने बहुत कंट्रोल किया है। हम अभी जब कोयले की खदान में गए, लोगों से मिले, वहाँ के तमाम गांव के लोगों से, तो एक नाम बड़ा लोगों ने वहाँ लिया, LB सिंह का। देखिए, ये लोग इस लायक नहीं है कि मैं इन लोग का नाम भी लूं। आप कोयला निकालने के नाम पे गुंडागर्दी नहीं करेंगे। पहला मुद्दा तो था युवाओं का, GSSC CGL का। कोर्ट कहता है रिजल्ट होल्ड किया जाए, इसमें गलती हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट इस बात को खारिज कर देता है और कहता है कि आप रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो अब मैं कोर्ट की मानूं या देखिए, सबसे पहले तो अगर घुसपैठ का आरोप है तो एक दिन में तो घुसपैठ हुई नहीं होगी। अलग अलग शहरों के साथ अलग अलग कहानियाँ भी जुड़ी होती हैं। अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग रिवाज जुड़े होते हैं, अलग अलग कई किंवदंतियाँ जुड़ी होती हैं। एक कहानी ऐसी ही गोरखपुर में भी चलती है, हाथे और शक्ति सदन की, और एक कहानी ऐसी ही धनबाद के पास भी चलती है। ऐसी ही कहानी को आज टटोलेंगे। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय धनबाद के ज़िले में है और यहाँ हमारे साथ हैं धनबाद के बगल की सीट झरिया से वर्तमान में विधायक और कांग्रेस की इस बार भी प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह। ललन टॉप पर आपका बहुत स्वागत। थैंक यू। मैंने गोरखपुर की एक कहानी का जिक्र करा। वहाँ पर हाथे और शक्ति सदन की बहुत पुरानी कहानी चलती है। लोग जो वहाँ के पुराने जानने वाले हैं राजनीति के, वो इस कहानी को सुनाते भी हैं। यहाँ भी एक कहानी चलती है, सिंह मेंशन और रघुकुल की। जी। और साथ में इस बार वो कहानी हम पॉलिटिक्स में भी देख रहे हैं। आप कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही हैं रागनी सिंह, और आप दोनों रिश्ते में, दर्शकों को भी बता दें, देवरानी जेठानी लगती हैं। क्या पिछला संवाद था आप लोगों का, और ये जो कहानी है यहाँ की, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, कोई संवाद वगैरह नहीं था ऐसा। और ये लड़ाई देखिए सिद्धांत की लड़ाई है, और किसी दो परिवार की लड़ाई आप बता सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिद्धांतों की लड़ाई है जिस पर हम लड़ रहे हैं। परिवार में आपस में तो महाभारत भी हुई थी, और महाभारत जब हुई तो 2 पक्ष थे, और एक पक्ष जो था वो किस ओर खड़ा था और दूसरा पक्ष किस ओर खड़ा था। तो रघुकुल जो है वो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। लोगों के बीच में आज भी मेरे हस्बैंड बहुत प्रिय हैं, मेरे स्वर्गीय हस्बैंड नीरज सिंह जी। तो बहुत फ़र्क है। आप इसको ऐसे इतने आसानी से, इतने हल्के में ये मत सोचिए कि बस किंवदंती है कोई, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने सिद्धांत को लेकर लड़ रहे हैं। जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे अलग हुए, और परिवार एक जब होता है तो सारे सदस्य एक जैसे होते हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जब परिवार में हत्या की राजनीति घुस जाती है तो परिवार नहीं रह जाता, उसको अलग होना पड़ता है। और इन्हीं कारणों से आज 2 अलग अलग जगहों पे हैं हम, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ समझौता न तब किया था और ना अब करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके लिए उस सब बातों को दोबारा याद करना कितना, ऑफ कोर्स वो आरामदायक तो नहीं होता होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए, पिछले 1-2 दिन हम धनबाद में, झरिया में बिता रहे हैं, लोगों से आपके बारे में बात हो रही है, लोगों से नीरज जी के बारे में बात हो रही है, तो तमाम जो समर्थक हैं यहाँ कांग्रेस के या आपके, उन्होंने हमसे ये कहा कि जब भी आप उनसे मिलें तो एक सवाल ये ज़रूर पूछें, जो शायद उतना आरामदायक नहीं होगा, लेकिन चूँकि आपके प्रोफाइल से जुड़ा हुआ ही है, कि मार्च 2017 या उसके आसपास की क्या स्मृतियाँ आपके जहन में हैं? स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ हैं, लेकिन बहुत सुखद स्मृतियाँ नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ उनके बारे में। किसी के लिए किसी का अचानक ऐसे चले जाना, वो भी जो सिर्फ मेरे लिए तो दुखद है, क्योंकि मेरे पति थे,
लेकिन उनका जाना जिस तरीके से वो गए वो बिल्कुल भी सुखद नहीं था। जिस तरीके से उनको मारा गया, 67 बुलेट्स। आप सेना का कोई जवान बॉर्डर पे मरता है तो उसके शरीर में इतनी गोलियां नहीं मिलती जितनी मेरे पति के सीने में थी। और उतना ही नहीं, उनके साथ 4 और लोगों की हत्या होती है 21 मार्च 2017 को। और समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौन सी गलती की, ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा किया गया। ये आज भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। आप लोगों से मिले होंगे, लोगों से पूछा होगा उनके बारे में, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कितना खुश रहते थे सबके साथ। उनका व्यवहार और उनका आचरण, यही 2 चीज़ें जो आज भी लोग याद करते हैं। लगभग 8 वर्ष होने जा रहे हैं इसके बाद। तो देखिए, स्मृतियाँ तो बिल्कुल भी सुखद नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उन पर बात कर नहीं सकते हैं। अब जो सामने है उसको देखते हैं। और सामने है चुनाव। धनबाद में आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो झरिया की कोल माइन पे भी गए थे। जब से हम यहाँ आए हुए थे, चुनाव यात्रा जारी थी, तब से वो हमारा एक प्लान भी था कि झरिया जब आएंगे तो कोल माइन ज़रूर जाएंगे। जब कोल माइन गए तो वहाँ के लोगों ने, चूँकि आपके विधानसभा क्षेत्र में इसकी एक बड़ी और सशक्त पहचान कोल माइंस से भी है, तो जाहिर है कि उस पर आपका अपना मत होगा। वहाँ लोगों ने क्या सवाल उठाए, उनमें से 2-3 सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उस पर अपना मत बताइएगा। पहला सवाल तो लोगों ने वहाँ उठाया विस्थापन का। कई परिवार हमको मिले जिन्होंने बताया कि हम यहाँ से विस्थापित नहीं होना चाहते। हमने उनसे सवाल भी करा कि जो यहाँ पे आप समस्याएं बता रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड नदी के करीब तक आ जा रहे हैं, कुछ लोगों ने वहाँ एक तालाब बनाया है जहाँ से वो पानी लाते थे, डंपिंग यार्ड से मिट्टी और तमाम पदार्थ, बोल्डर तक, बड़े बड़े पत्थर तक गिर के वहाँ तक आ गए हैं। तो हमने उनसे पूछा भी कि ये समस्याएं तो ऐसी नहीं है जो रातों रात सॉल्व हो जाएं, विस्थापित आप होना नहीं चाह रहे, तो चाह क्या रही है जनता। इस पर उनके अपने तर्क थे। तब तक कई लोग और आ गए। उन्होंने बोला कि साहब, विस्थापन का अभी कोई पुख्ता विकल्प हमको नहीं मुहैया कराया गया है। हमसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ से हटा के कहीं और भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे, कब तक के लिए भेजेंगे, जहाँ भेजेंगे क्या वहाँ कैसी व्यवस्था रहेगी, वहीं हम रहेंगे या फिर वहाँ से भी विस्थापित होना पड़ेगा, वो क्लैरिटी अभी हमको नहीं दी गई है। जैसा आपको पता है कि झरिया जो है वो खनन क्षेत्र है, और इस सिर्फ झरिया कोलफील्ड इसलिए नहीं जानी जाती कि कोयला मिलता है। झरिया कोलफील्ड की खासियत यह है कि यहाँ पर कोकिंग कोल मिलता है, जो स्टील ग्रेड का कोयला होता है। और एक और जो ख़ास बात इस क्षेत्र की है, जो यहाँ का अभिशाप बनी हुई है, वो ये है कि झरिया में आज से लगभग 100-125 साल पहले जो है अंडरग्राउंड फायर इसी कोयले की वजह से लग गया। अब मैं उसकी साइंस नहीं समझाऊंगी आपको कि वो क्यों हुआ, कि कैसे भाई नीचे मीथेन प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ कोयले के साथ जो है वहाँ पर मीथेन गैस भी ट्रैप्ड है, और वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई, क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी, और उसने आग पकड़ ली और पता भी नहीं चला। और जब भूत आसान होने लगा जो है ऊपर के क्षेत्र में, तब समझ में आया कि नीचे में जो है कोयले ने आग पकड़ ली है। वो अलग समस्या है। लेकिन विस्थापन की असली समस्या जो उठकर आई इन खनन क्षेत्रों में, वो तब आई जब हमारी माइंस अंडरग्राउंड के बजाय पहले अंडरग्राउंड माइनिंग हुआ करती थी। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा माइनिंग एक्सीडेंट जो है वो झरिया में ही हुआ 1975 में, जिस पर एक पिक्चर भी बनी हमारे यहाँ बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी की। तो पहले अंडरग्राउंड माइनिंग्स हुआ करती थी। कौन सी पिक्चर बनी थी? काला पत्थर। तो पहले अंडरग्राउंड माइंस हुआ करती थी, तो ऊपर में जो लोग रह रहे थे उनको ये फिक्र नहीं थी। उस समय कहा जाता था कि अंडरग्राउंड हो रहा है और उसको बंद कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपका घर, आपकी ज़मीन वैसे के वैसे ही रहेगा। लेकिन अब जो समस्या है वो, जबकि सच्चाई ये नहीं थी, आपका क्रॉप्स आप ग्रो नहीं कर सकते, वाटर रिटेंशन बहुत हो नहीं पाता है सॉइल में माइनिंग होने की वजह से। ऐसा टाटा का, यहाँ टाटा की भी माइंस है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ के जो किसान हैं वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो 2004-05 के आसपास फिर इस फायर को कंट्रोल करने के लिए हुआ कि ओपन कास्ट माइंस की जाएं, जिसको ऊपर से जिसका मुंह खोला जाए और वहाँ से। इसके साथ समस्या शुरू हुई विस्थापन की। अग्नि प्रभावित तो थे ही, उनकी वजह से विस्थापित होना चाहते थे, और
ओपन कास्ट माइंस की वजह से जब ज़मीन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए ज़मीन लिए जाने लगी, वहाँ विस्थापन की समस्या शुरू होती है। उसमें 2004 में यहाँ बनता है झरिया रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में कि लोगों को विस्थापित किया जाएगा, जो 15 साल का एक प्लान केंद्र सरकार लेकर आई थी। और उसमें ये था कि भाई परिवारों को हम जो है मार्क करेंगे और इनका सर्वे करेंगे, इनको मार्क करेंगे कि कितने ऐसे परिवार हैं जो अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं, और इनको हम जो रैयत हैं और जो नॉन रैयत हैं, उनको लीगल टाइटल होल्डर्स जो हैं और जो नॉन लीगल टाइटल होल्डर्स हैं, इसमें से कितनों को हम शिफ्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, इस पे बात हुई। और उन्होंने कहा कि हम भाई एक जगह चिन्हित करेंगे, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएंगे, घर बनाएंगे, और जो नॉन रैयत है उनको हम वहाँ पर घर दे देंगे, और जो रैयत है उनका हम मुआवजा मुहैया कराएंगे, ऐसा कुछ। बट आप सबको पता है कि कोर्ट में एक केस जाता है तो सालों लग जाते हैं। मैं भी अपने हस्बैंड का केस लड़ रही हूँ, आज 8 साल होने आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है उसमें, या बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप, और झरिया जाना जाता है अपने आजीविका के साधन के लिए। आप जब घूमेंगे झरिया में तो आप देखेंगे कि ना जाने कितने प्रदेशों से लोग आकर, हर जाति हर वर्ग के लोग, किसी न किसी तरह की आजीविका उनकी चल रही है। और आज से नहीं चल रही है, 4-5 पीढ़ियों से चल रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने से लोग आकर यहाँ रहे। आज जो धनबाद बसा हुआ आप देख रहे हैं, वो झरिया की वजह से बसा हुआ है। वो नया धनबाद है, असली धनबाद यहाँ है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें विस्थापन को जो है, इसका कोई रास्ता निकला नहीं। जब 15 साल का एक मास्टर प्लान बनता है, झरिया मास्टर प्लान, और उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, जिसको आप बोलते हैं कि ये इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, सरकारी ज़मीन पे ये लोग रह रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र अग्नि प्रभावित है, तो इन्हें हमें यहाँ से हटाना ही हटाना है। उनके लिए आपने बहुत कुछ छोड़ा नहीं, उनकी आजीविका के साधन आपने उनको उपलब्ध कराए नहीं, तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। और आप उनको अचानक से बोलेंगे कि भाई आप इस बिल्डिंग में चले जाइए, रहिए, तो वो वहाँ करेंगे क्या? उनको तो वापस आना पड़ेगा यहीं काम करने के लिए, वो इतनी दूर जाकर करेंगे क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि आजीविका का साधन के बारे में नहीं सोचा गया किसी भी मास्टर प्लान में। और जो रैयत थे वो बेचारे, जब नेशनलाइजेशन हुआ और उसके बाद जो ज़मीन वेस्टेड लैंड जो थी, जो BCCL कभी कहता है कि हमारी है, जो भी केंद्र सरकार की इकाई है जो खनन क्षेत्र से संबंधित है, वो रैयतों की ज़मीन को कहती है कि वो हमारी है। कई बार BCCL की कई ज़मीन रैयतों के सर्वे में चढ़ गई। ये एक बड़ी समस्या है जिसने विस्थापन के रास्ते में रोड़ा बनी रही। अब आइए, जब हम चुनाव जीतते हैं और झरिया मास्टर प्लान जो पहला था, जो 2004 से 2019 तक का था, उसकी अवधि पूरी होती है। तो इस पे हमने बहुत संज्ञान लिया और बहुत सारे इनपुट्स जो हैं, हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई। इसके पहले बहुत ज़्यादा संज्ञान इस पर नहीं लिया गया था, बहुत ही हल्के में इसको लिया गया। बहुत मल्टीपल मीटिंग्स हुई, और मल्टीपल मीटिंग्स होने के बाद पहली बार जनप्रतिनिधियों से इनपुट्स लिया गया कि इसको हम कैसे सुधार सकते हैं ताकि विस्थापन में आसानी हो। बहुत सारे इनपुट्स दिए हमने कि भाई पहले रैयतों का जो मुआवजा है वो ससमय मिल जाए उनको, ताकि उनको भी वहाँ से हटकर दूसरा आजीविका का साधन देखने में, कहीं भी जाएंगे अपनी ज़मीन जगह सब घर सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, तो कम से कम आप उनके बारे में सोचिए। जो रैयत नहीं है उनकी आजीविका के बारे में सोचिए, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। अगर आप उनको कहीं जंगल में घर बना के दे भी देते हैं तो आप उनके आय की स्रोत के बारे में सोचिए, या आप उनको कॉम्पनसेशन इतना बेहतर दीजिए कि वो उसके बारे में कुछ सोच सके। उसके अलावा जब प्राइवेट पार्टनर्स घुसे BCCL में, खास करके मैं BCCL कह रही हूँ क्योंकि मेरा संबंध BCCL से ज़्यादा है, तो जब प्राइवेट पार्टनर्स यहाँ खनन करने घुसे ओपन कास्ट माइंस में, तो उन्होंने तरीके से नहीं, नियम के विरुद्ध जाकर जो बस्तियाँ थी वहाँ लोगों को डराना धमकाना और गुंडागर्दी और एक दहशत का माहौल बना दिया, और वो सुनते नहीं थे बिल्कुल किसी की। तो वो विगत 5 वर्षों में हमने बहुत कंट्रोल किया है, क्योंकि मैं खुद पहुंच जाती हूँ अगर ऐसी कभी समस्या आती है तो कुछ समय हमें लगेगा इसको करने में। नया मास्टर प्लान जो है वो केंद्र सरकार के पास लंबित है, और हम यही कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लें। अभी माननीय गृह मंत्री भी आए थे यहाँ पर चुनावी प्रचार में, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला उसके बारे में। उन्होंने एक बात बोली है, उन्होंने बोला जब वो 13 नवंबर को झरिया में आए, उन्होंने कहा कि कोयले की जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोक पाने में यहाँ की सरकार नाकाम है, यहाँ के जनप्रतिनिधि नाकाम हैं, और हम आए तो उसको तत्काल प्रभाव से कोयले की स्मगलिंग रोकी जाएगी। अगर जनता इस बात को मानेगी तो उनकी सरकार बनाएगी, मुझे लगता है।
आपने जिक्र किया कि कैसे प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद खदानों में गुंडागर्दी बढ़ी है। हम अभी जब कोयले की खदान में गए, लोगों से मिले, वहाँ के तमाम गांव के लोगों से, तो एक नाम बड़ा लोगों ने वहाँ लिया, ये लोगों नहीं लिया, एलबी सिंह का। देखिए, ये लोग इस लायक नहीं है कि मैं इन लोग का नाम भी लूँ। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं झरिया की, और उस गांव के लोगों ने ये नाम लिया, उस नाम के साथ तमाम शंकाएं अपनी व्यक्त की, और आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने शंकाएं व्यक्त की, लेकिन आप पूछिए कि विगत 5 वर्षों में अगर उनको इस नाम से कभी कोई परेशानी हो पाई, और प्राइवेट वो पार्टनर्स नहीं, उनके साथ कई लोग पार्टनर्स हैं इसमें, जो आज चाहते हैं कि झरिया से जो सत्ता है वो जिनके हाथों में है उनके हाथों से चली जाए, जिन्होंने आज बागडोर संभाल रखी है चली जाए, ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें। और ये सबसे पहले मैंने पिछले चुनाव में भी सुनिश्चित किया था लोगों को कि अगर आपको किसी व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन से ये डर लगता है कि आपको ये किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकेंगे, तो आप देख लीजिएगा। और वो हमने सुनिश्चित किया है विगत 5 वर्षों में कि जो भी हो, आप विस्थापन के नाम पे गुंडागर्दी नहीं करेंगे, आप कोयला निकालने के नाम पे गुंडागर्दी नहीं करेंगे। आप यहाँ काम करने आए हैं, आप शांति से काम कीजिए। अगर लोगों का हक अधिकार है उनको दीजिए, नौकरियाँ आपको देनी है आप उनको दीजिए, लेकिन आप गुंडागर्दी यहाँ नहीं करेंगे। और 5 साल में बहुत हद तक इस पे जो है हमने लगाम लगाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप नियम कानून जानेंगे खनन से संबंधित, और आप जानेंगे कि आपको काम कैसे कराना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होने वाली है। लेकिन समस्या यहाँ ये थी कि जिनके हाथ में सत्ता थी वो उन्हीं लोगों के साथ जो है पार्टनर बन गए। अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, वो वाली बात यहाँ आ जाती है। लोगों ने वहाँ पर दामोदर नदी को लेकर भी तमाम शंकाएं व्यक्त की हैं, लेकिन ठीक है, आपने कहा कि कुछ काम हुए हैं, कुछ बाकी हैं। नहीं, उसको लेकर मैंने स्वयं विधानसभा में जो है प्रश्न भी किया था, और उसको वहाँ पर अवगत भी कराया लोगों को कि ये समस्या है, और उस पर संज्ञान भी लिया गया, और तुरंत FIR भी हुई, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई उसमें, और इस पे DGMS को भी चिट्ठी लिखी गई है, और तत्काल प्रभाव से वहाँ पर उस काम को रोका गया। वरना वो मुझे लगता है एम्बैंकमेंट जो है दामोदर नदी का, उसमें भी वो जाकर ओबी डंप कर देते, तो उस पर तब वहाँ पर रोक लगी। तो जो मामला जैसा भी संज्ञान में आता है, देखिए, जब आप खनन की बात करते हैं तो हमारा कहीं गलत हो रहा है, हम उसी को रोक सकते हैं। बाकी केंद्र सरकार की और उनके अधिकारियों की बहुत सारी जिम्मेदारी है। BCCL और पूरा कोल इंडिया के कोयला मंत्रालय के अंडर में है, और ये बहुत सारी समस्याओं को वो चाहें तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत नीरसता है, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है BCCL में, उसमें बहुत मुश्किल है प्राइवेट पार्टनर्स के आने के बाद इन चीज़ों को रोक पाना। मेरा काम वहाँ पर है जहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं अंकुश ज़रूर लगाऊंगी। ठीक है, आपकी सरकार है, आप और यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर सरकार चला रहे हैं, और इस बार भी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। राज्य स्तर पर हमने जब चुनाव यात्रा शुरू की, गढ़वा, पलामू, लातेहार, फिर लोहरदगा, रांची होते हुए अब हम संथाल में हैं, तो कुछ चीज़ें लोगों ने कही जो सरकार की उनसे नाराज़गी के तौर पर। पहला मुद्दा तो था युवाओं का, चूँकि आप सरकार में भी हैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते GSSC CGL का तमाम जगह हमें छात्र मिले, उनका कहना था कि रघुवर दास की सरकार में CGL की परीक्षा नहीं हुई, इन्होंने परीक्षा कराई तो पेपर लीक हो जा रहे हैं बार बार। युवाओं का कंसर्न रोज़गार को लेकर भी था कि पिछली बार वादा किया था कि 5 लाख रोज़गार देंगे, 5 लाख दे नहीं पाए, इस बार 10 लाख का वादा कर रहे हैं। तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके क्षेत्र में भी युवाओं को ये एड्रेस मिलेगा आपका, तो इस नाते आप क्या आश्वासन दे रही हैं, और सरकार से जो नाराज़गी युवाओं की है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले युवाओं को लेकर सरकार के प्रति अगर मुझे कभी अपनी सरकार के खिलाफ बोलना पड़े तो उसमें मैं सबसे अग्रणी लोगों में रही हमेशा से, और हर बार ये प्रयास किया कि अगर कहीं कोई रिज़ल्ट लंबित है या हमें कोई परीक्षा करानी है और ससमय करानी है और सरकार उसमें कहीं विलंब कर रही है, तो इस बात को लेकर हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के पास गए, अपनी पार्टी के फोरम में इस बात को रखा कि ये करना चाहिए हमें। एज अ विधायक मेरा ये काम है कि मैं अवगत कराऊं जिन समस्याओं को मैं ग्राउंड पे देख रही हूँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, विगत 4 वर्षों में हमने 4 JPSC कराई। लोग कोर्ट गए, लोग को जितना
शोर शराबा हो हल्ला करना था, उसके बावजूद रिज़ल्ट निकले और यहाँ युवाओं को नौकरी मिली। जैसे CGL की पहली परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। दूसरी परीक्षा होती है और बहुत ढंग से उसको किया जाता है, उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और लोग कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन कोर्ट कहता है कि रिज़ल्ट होल्ड किया जाए, इसमें गलती हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट इस बात को खारिज कर देता है और कहता है कि आप रिज़ल्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो अब मैं कोर्ट की मानूँ या हमारे पास, सबके पास अधिकार है कि हम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जो चल रही मैया सम्मान योजना है, किसी ने PIL कर दिया कि ये चुनावी लाभ देने के लिए है, लेकिन कल शाम को ही कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो युवाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और हमेशा ये प्रयास किया है कि सरकार से जितनी संबंधित जितनी भी नौकरियां हैं जो बहुत सालों से लंबित चल रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार के काम काज में भी उनकी वजह से बहुत विलम्ब होता है, सरकार को कर देना चाहिए। मैं इसमें अपनी सरकार के पक्ष में कम दिखती हूँ और युवाओं के साथ ज़्यादा दिखती हूँ हमेशा से। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार को दे देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी दे देना चाहिए। चलिए, आपने सरकार की बात की तो इससे ही जुड़ा एक और सवाल कर लेते हैं कि सरकार पर एक आरोप और है, वो है भ्रष्टाचार का। आरोप ये है कि जिस आरोप के चलते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ा, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली, वो बाहर आए, दोबारा मुख्यमंत्री बने, पूरे घटनाक्रम से आप वाकिफ़ हैं। एक बड़ा आरोप सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उन पर भी है। उनके PS पर, उनके भाई पर ED के छापे पड़े, 15 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे पड़े। जब हमने उनका इंटरव्यू किया था, हमने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन आरोप तो आरोप हैं। जब सरकार पर, मुख्यमंत्री पर और एक बड़े मंत्री के करीबियों पर आरोप लग रहे हैं तो उस पर सवाल उठते हैं और सवाल उठने पर वो जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व होता है कि उस पर अपना मत व्यक्त करें। पॉलिटिकल वेंडेटा है, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ सरकारें नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं जो फेडरल सिस्टम है उसको जो है, पहले कहा जाता कि संघीय ढांचे को भाई हमको बनाकर चलना है, मिलाकर चलना है, चाहे राज्य में और केंद्र में सरकारें साथ हों या अलग अलग हों। लेकिन अब ऐसा दिखता नहीं है। जिस तरीके से आप देखिए ना कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम 5 सालों से प्रधानमंत्री आवास मांग रहे हैं और चुनाव के समय उसे जो है दिया जाता है। अभी 2 महीने पहले, 5 साल से। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यवाही है होनी चाहिए, जहाँ भी गलत है होना चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि हमें लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोप है, वो तो मान लीजिए लंबे समय में जाके कोर्ट में प्रूव होगा, अपनी उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके बाद ही, ऐसे तो बहुत जल्दी सबको किसी को कुछ भी बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक लंबी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन कार्यवाही जब एक तरफा होती है तो आवाज़ तब उठती है, तब ये लगता है कि क्या सिर्फ कांग्रेस और JMM में ही भ्रष्टाचार है, भाजपा में नहीं है? विगत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको अगर गिनवा दीजिए तो उसमें क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं था? तो एक तरफा कार्रवाई से जो है वो समस्या है। समस्या यहाँ पर JMM, कांग्रेस और BJP नहीं है। हमारी समस्या ये है कि भ्रष्टाचार है, कोई भी हो उसमें संलिप्त, आप सबको पकड़िए। एक और आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा, एक और राज्य स्तर के मुद्दे पर, चूँकि इस समय हम धनबाद ज़िले में बैठे हुए हैं और धनबाद के पास पड़ता है पाकुड़ और साहिबगंज। इन 2 ज़िलों का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि यहाँ पर डेमोग्राफी से चेंज किया गया है एक सुनियोजित तरीके से। भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है, तमाम बड़े नेताओं का आरोप है उनके, कि यहाँ पर घुसपैठ की जा रही है, एक सुनियोजित तरीके से कराई जा रही है और ज़मीन हड़पने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप जान ही रही हैं जो आरोप बड़े बड़े मंचों से लगाए जा रहे हैं। आपका ज़िला इन दोनों जगहों का पड़ोसी ज़िला है, तो इस नाते आपका इस पर क्या कमेंट है? नहीं, मेरा ज़िला पड़ोसी नहीं है, बहुत दूर है इन ज़िलों से। अगर आप जो है बाई कार दूरी तय करेंगे तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। हम थोड़ा पड़ोस में 2-4 मोहल्ले गिन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो अगर घुसपैठ का आरोप है तो एक दिन में तो घुसपैठ हुई नहीं होगी, वर्षों से हो रही होगी। और ज़्यादातर अगर हम ले लें तो उस समय यहाँ पर सरकारें जो रहीं केंद्र में, विगत 10 वर्षों से केंद्र की सरकार में भाजपा की सरकार है और भाजपा ने
कितना प्रयास किया इस घुसपैठ को रोकने का। घुसपैठ मतलब बांग्लादेश का बार बार नाम आता है, तो ये जब नेशनल मैटर, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो जाता है तो इसमें राज्य सरकार कितना इंटरेस्ट दिखा सकती है और कितना क्या कर सकती है। नेशनल अगर इशू है तो होम मिनिस्ट्री से इसको डील किया जाना चाहिए। तो जब घुसपैठ का है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जो है उस पर ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि नेशनल इशू है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है। राज्य सरकार को इसमें कहीं पर अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अराइज होता है इसकी वजह से, और जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पे एक्शन ले सकती है राज्य सरकार। लेकिन अगर आप कहें कि बॉर्डर को सील करना है तो क्या वो राज्य सरकार के हाथ की चीज़ है घुसपैठ को रोकना? अगर लोग यहाँ आकर बस जाते हैं और आप रिपोर्ट मांगेंगे तो वो राज्य सरकार देगी, वो मानेगी उस बात को। लेकिन अगर बांग्लादेश का बॉर्डर सील करना है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उतनी जिम्मेदारी वो उठाएं। और हमारा अगला सेंसस आएगा, मुझे लगता है उसमें बहुत सारी जानकारी, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, विगत 5 वर्षों से सेंसस नहीं हुआ, 2021 में हो जाना चाहिए था लेकिन कोविड के कारण से नहीं हुआ, तो मुझे लगता है 2025 में लंबित है। और 2025 में मैं उम्मीद करती हूँ कि जो क्लेम कर रहे हैं वो प्रूव हो जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा तो उनकी बात सही हो जाएगी। जब तक नहीं होता है तब तक मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती इस पर। चलिए, हमने झरिया के मुद्दों पे बात की। झरिया के जो एक बड़ी पहचान है कोल माइंस और वहाँ के लोगों की जो शंकाएं हैं उन पर बात की। इसके अलावा हमने राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात की, और साथ में यहाँ पर झरिया में रागिनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह के बीच जो कंपटीशन है उस पर भी बात की। आपके बारे में हमने जब बात की है, एक अच्छी चीज़ जो हमें लगी वो ये कि लोगों ने एक चीज़ ज़रूर कही कि वो आपकी एजुकेशन से काफ़ी इम्प्रेस हैं। तो चलते चलते आप हमको ये भी बता दीजिए कि आपकी एजुकेशन क्या रही है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है, और मेरा MAPR कहाँ से? एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। और मेरा डिप्लोमा वो है जर्मन लैंग्वेज में है। जर्मन में डिप्लोमा किया है आपने, वो कहाँ से? OCIEFL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। तो 2 जगहों से है। पढ़ाई मेरी बहुत अलग अलग जगहों से हुई है। वो शायद सिर्फ डिग्री की बात नहीं है, ये जो अनुभव है वो मेरे दादाजी जो है अब एक्स रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, तो उनके साथ रह के यूपी के। कौन है, थोड़ा परिचय भी करा दीजिए दर्शकों का। नहीं, गिरीश नंदन सिंह, वो यूपी कैडर के IPS ऑफिसर थे, 2007 में रिटायर हो गए। मैं उनके साथ बचपन से रही और यूपी के विभिन्न ज़िलों में मैं घूम कर मैंने अलग अलग स्कूलों में लगभग 12 स्कूल चेंज किए और पढ़ाई की। तो वो अनुभव, पढ़ाई तो की ठीक है लेकिन उसके साथ अनुभव भी इकट्ठे किए। तो वो सिर्फ जो बात करते हैं वो डिग्री की बात नहीं करते हैं, वो उस अनुभव की भी बात करते हैं कि जब मैं उनके साथ बैठती हूँ लोगों के साथ, लोगों की समस्याओं को लेकर, और उनको जब एग्जाम्पल देती हूँ कि इसको ऐसे किया जा सकता है, मैंने यहाँ ये सुना था, वहाँ पर ऐसा होता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी भी बात करते हैं उसमें। ये बहुत अच्छी बात है। और राजनीति में ज्ञान को लेकर, ज्ञान सब तरह का हो सकता है, उसको लेकर और जागरूकता बढ़े, वोटर्स में भी जागरूकता बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। आपको चुनाव के लिए शुभकामना। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा अभी धनबाद में है, कल फिर कहीं और होंगे, विजय फिर हमारे साथ होंगे। तब तक देखते रहिए लल्लन टॉप। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।